वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओवरव्यू देने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही कम समय में इस यूनिट को तैयार करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला टॉपिक है वो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज को मोशन में मानकर इससे रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं आगे की। देखिए इधर, मान लीजिए कि यह है मेरे पास में कंडक्टर। जब यह कंडक्टर है तो इसके अंदर लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मैंने यहां पर 2-4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना करके दिखा दिए। जब तक हम कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी का कनेक्शन नहीं करते हैं तब तक ये सभी इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके इधर उधर जिगजैग वे में मूव करते हैं। तो ये जो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके जिस इनिशियल वेलोसिटी को गेन करते हैं उस इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाता है बच्चों थर्मल वेलोसिटी। अब बात यह आती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है। अब हम यह भी जानते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये केवल फ्री है कंडक्टर के अंदर ही अंदर मूव करने के लिए। अभी ये कंडक्टर की सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की जो ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो होता है 0। क्या होता है बच्चों? 0। तो याद रखना है कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है वो होता है 0। और बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी डेरिवेशन को पूरा नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहां पर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत ही कम समय में पूरी यूनिट को रिवाइज करेंगे। देखिए इधर, अब मैंने क्या काम किया, अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जिगजैग वे में मूव कर रहे हैं। अब मैंने क्या काम किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस, बड़े ही ध्यान से सुनना बच्चों, इस कंडक्टर के अक्रॉस यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी और ये लगा दिया यहां पर की। तो जब यहां पर हम ये बैटरी कनेक्ट करेंगे तो होगा कुछ ऐसा कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है कंडक्टर के इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोले तो एंड को पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा और इसे बनाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर होगा ऐसा, जैसे ही ये एंड पॉजिटिव बनेगा तो ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है एक करंट। तो यहां पर करंट के जो करंट फ्लो हुआ है यदि वो आपको लिखना हो तो होता ऐसा है, कंडक्टर के अंदर से जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो करके गया, उस पर यूनिट टाइम जो चार्ज के फ्लो होने का ये रेट है, इस रेट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और लिखने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है I = Q बाई होता है बच्चों T। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमें सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना होता है जब चार्ज की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में होता ऐसा है, वो चार्ज की एक पर्टिकुलर वैल्यू ना दे करके एक लंबी सी इक्वेशन आपके हाथ में दे देगा और कहेगा कि कंडक्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताइए। तो आप सभी ये भी जानते हो कि रेट जो होता है, क्योंकि ये जो करंट है वो चार्ज के फ्लो होने का रेट होता है, तो रेट के लिए हम लिखते हैं d/dt। और किसके फ्लो होने का रेट है? चार्ज के, तो यहां पर लिख देंगे Q। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, दोनों ही फॉर्मूले करंट को कैलकुलेट करने के हैं और दोनों किस कंडीशन में यूज होते हैं वो सारी चीजें आपको बता देता हूं। यदि चार्ज की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है और कह दे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर चार्ज की एक लंबी सी इक्वेशन आपको दे दे और कहे कि कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताइए, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब दूसरी बात ये, आपको ये भी पता है, अगर मैं SI यूनिट की यहां पर बात करूं तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड
होती है इसकी एसआई यूनिट, और कूलाम्ब पर सेकंड को हम मिला जुला करके बच्चों एम्पियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। अब यहां पर पूछे जाने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े ध्यान से सुनना। जब किसी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है तो हम सर्किट के अंदर बेटा करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी दिखाते हैं, और हमें पता है, हम एग्जांपल के तौर पे ही मैंने बोल दिया कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो यहां पर हमने क्या दिखाया कि करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है, जैसे मैंने यहां पर लिया है 2 एम्पियर, और यहां पर करंट के फ्लो की मैंने एक डायरेक्शन भी दिखाई। बावजूद इसके भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर यह पूछा जाता है कि आखिर करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो मैं आपको यह बता दूं, करंट के पास में अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन करंट फिर भी जब सर्किट के अंदर से फ्लो करता है तो ये पार्ट बाय पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, जिसकी वजह से लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। और आप सभी ये जानते हो कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब हो सकती है जब वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती है। तो यहां पर करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़े ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए ये है मेरे पास में कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है जब तक इस कंडक्टर के अक्रॉस लगाई गई बैटरी कि ये की प्रेस नहीं की जाएगी, तब तक ये सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी की वजह से इधर उधर जिगजैग वे में मूव करेंगे। लेकिन जैसे ही यहां पर लगाई गई ये की प्रेस कर दी जाएगी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड को पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा और इसे बनाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और चलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी यहां से चलने की इनिशियल वेलोसिटी थी। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इन्हें फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे। तो जब चलेंगे तो यहां से ये आगे बढ़ेंगे ऐसे। जब ये आगे चलेंगे तो आपको पता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो यहां पॉजिटिव न्यूक्लियाई भी डेवलप होगी, दूसरा जाएगा तो दूसरी पॉजिटिव न्यूक्लियाई डेवलप होगी। जब ये चलेंगे इधर तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई रिपल्सन की वजह से चलेंगी इधर। तो चलते समय ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियाई आपस में करते हैं कॉलिजन। तो होता ऐसा है बच्चों, जब कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियाई आपस में कॉलिजन करते हैं। कॉलिजन तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी होता है, लेकिन जो बात बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा दी जाती है तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब चलेंगे तो पॉजिटिव न्यूक्लियाई से टकराएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ, चाहे वो सेम हो या कोई दूसरी हो, एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ 2 बार कॉलिजन करने के बीच में जितना भी टाइम लगता है ना प्यारे बच्चों, उस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब होगा ऐसा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इससे टकराया, इसकी वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज होगी, फिर आगे चलेगा, फिर टकराएगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, टकराते हैं, कभी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है चलकर यहां पहुंचेगा। तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पहुंचेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन की यहां पहुंचने की कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की यहां पहुंचने की भी फाइनल वेलोसिटी होगी, ऐसे ही तीसरे की होगी, ऐसे ही जो इसके अंदर प्रेजेंट n इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की भी इस पॉजिटिव टर्मिनल पर, बोले तो पॉजिटिव एंड पर पहुंचने की कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो बच्चों होता ऐसा है, यदि इन सभी जब कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिस जिस फाइनल वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड पर पहुंचते हैं, तो यदि पॉजिटिव एंड पर पहुंचने की फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज ले लिया जाए तो एवरेज लेने के बाद जो वेलोसिटी निकल कर आती है ना, उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, तमीज, तहजीब और इज्जत के साथ सुन लीजिएगा। देखिए इधर, जब कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से या नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ चलते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव एंड पर पहुंचने की जो अपनी अपनी फाइनल वेलोसिटीज होती हैं,
उन सभी फाइनल वेलोसिटीज का जो एवरेज होता है, जो एवरेज वेलोसिटी आती है, जिसे हम एवरेज फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, उस एवरेज फाइनल वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, उसे हम v और सफिक्स में d से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ev टाउ और डिवाइडेड बाई ml, ev टाउ डिवाइडेड बाई ml। बड़े ध्यान से सुनना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। दूसरी बात ये, अब यहां से होगा ऐसा, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है। ये जो L है ना, यहां पर आया हुआ कंडक्टर की लेंथ होती है ये वाली। बड़े ध्यान से सुन लेना, कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि ये कंडक्टर है वो इनिशियली रूम टेम्परेचर पर था, उसके बाद हमने कंडक्टर के सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ा देने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। तो सुनेंगे, जब हम कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है ना बच्चों, क्या होती है? एनर्जी, वो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो तेजी से चलेंगे, इनके चलने की स्पीड और बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी इनके चलने की बढ़ जाएगी तो जो कॉलिजन ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ में कर रहे हैं वो कॉलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगे। तो दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज। और टाइम डिक्रीज हो गया तो जो रिलैक्सेशन टाइम है दो कॉलिजन के बीच का होता है, डिक्रीज हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज। बात करते हैं आगे। कई बार ये कहता है कि कंडक्टर की लेंथ में यदि चेंज करें तो आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। कई बार कहता है कंडक्टर हटाकर सेम मटेरियल का दूसरा कंडक्टर लगा दिया, यहीं पर दूसरा कंडक्टर लगा दिया लेकिन उसकी लेंथ डबल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाफ हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल पर डिपेंड करती है या नहीं। तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल पर भी डिपेंड करती है। यहां पर आया हुआ कैपिटल वी है बेटा, पोटेंशियल। अब बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इधर, अब बच्चों होता है ऐसा है, जब हमने यहां पर ये सारा खेल किया तो इलेक्ट्रॉन्स चले, रिलैक्सेशन टाइम मिला, रिलैक्सेशन टाइम की वजह से इलेक्ट्रॉन फिर यहां पहुंचे, एवरेज फाइनल वेलोसिटी आई, उस फाइनल वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया। जब इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो कंडक्टर के अंदर से फ्लो करने लगता है एक करंट। तो जो न्यू टॉपिक है वो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो मैं आपको यह भी बता दूं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है I इक्वल्स टू NEAVD। NEAVD बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर N होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी जिसे कह सकते हैं। E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A होता है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और VD होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD होती है यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ये देख रहे हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज्यादा होगी करंट भी उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बड़े ध्यान से सुनना है। अब आपको यह भी पता है जब कंडक्टर है ये और इसके इलेक्ट्रॉन्स की अपनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यदि हम कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो ये निकल कर आता है ना, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मोबिलिटी। फिर आपको एक छोटी सी बात ये भी पता है, बड़े गौर से सुनना है आपको। अब ये जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस हमने ये V पोटेंशियल अप्लाई किया। हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की बड़े ही ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ बच्चों ये कहता है कि यदि कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किए गए वोल्टेज में फ्लो होने वाले करंट से डिवाइड कर दिया जाए तो ये वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होता है ना, ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं और कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ओम्स लॉ कहता है कि यदि किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किए गए वोल्टेज में
फ्लो होने वाले करंट से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। अगर मैं चाहूं तो इसे और भी दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना I, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना V। ये दो स्टेटमेंट्स आपको बुक्स में भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अब सुनना और समझना, ये है जो बात बोलने वाला हूं बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट भी इंक्रीज हो जाता है। करंट भी क्या होता है? इंक्रीज। इसका मतलब है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो जितने भी कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, या जितने भी मटेरियल्स, जितने भी सब्सटेंसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें बोला जाता है ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स। और कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब यदि उनके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करें तो करंट इंक्रीज होने की बजाय कई बार डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्हें बोला जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स। आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उतना ही बढ़ना चाहिए। तो ओमिक कंडक्टर्स का यदि यहां पर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए मैंने बच्चों यहां पर ये करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होने की वजह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन। और यदि यही बात मैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए करूं तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए जब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आता है। वो स्ट्रेट लाइन को छोड़कर या तो नीचे की तरफ होगा या होगा ऊपर की तरफ, थोड़ा कर्व हो जाता है। तो कई बारी क्वेश्चन में बच्चों ये ग्राफ आपको बनाकर दे देगा और कहेगा कि ओमिक कंडक्टर कौन सा है और नॉन ओमिक कौन सा है। तो आपको घबराना नहीं है, ये सारी कंडीशंस मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, देखिए इधर। अब होता ऐसा है, मैंने अभी आपसे कहा वोल्टेज अपॉन करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। जब कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है ना, तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप सभी ने एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और भी पढ़ा है जो कि मैं बताने वाला हूं। एक फॉर्मूला होता है, यदि कंडक्टर की लेंथ आपको पता है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है वो आपको पता है, और कंडक्टर का लिखना हो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को लिखने के लिए फॉर्मूला होता है एक R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो एल बाई कितना होता है बच्चों? ए। मतलब ये R होता है रेजिस्टेंस, L होती है कंडक्टर की लेंथ, और A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो रो है इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसका दूसरा नाम ये भी है रेजिस्टिविटी। अब सुनने वाली बात है, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ही क्या होता है? डिक्रीज। तो यहां से कई बार फॉर्मूला में क्या करता है वो, अगर आप ये भी चाहो तो इसे और भी लिख सकते हो, ये बन जाएगा रो एल, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैं उसे लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो आपको एक छोटी सी बात पता है, वो कई बार क्या कहेगा क्वेश्चन में कि कंडक्टर है, यदि कंडक्टर की रेडियस को इंक्रीज कर दिया जाए, या कई बार रेडियस के और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करवाता है, तो आपको पता है स्क्वायर का रिलेशन है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इस रिलेशन को यूज करोगे और ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। बात करेंगे यहां से अब थोड़े से और आगे क्वेश्चंस की। यहां पर बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि यदि किसी कंडक्टर की लेंथ को हम 2% इंक्रीज कर दें, 2% इंक्रीज कर दें, तो उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये यदि आपको वॉच करने हैं तो सारे क्वेश्चंस के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, और वहां पर इन सभी ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि यदि मैं यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और फिर आप बहुत कम टाइम में इस चैप्टर का ओवरव्यू नहीं ले पाएंगे। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से आपको पता है करंट भी फ्लो कर रहा है, कंडक्टर का अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। तो यदि हम कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाले करंट में
क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो निकल कर आता है ना, इस रेशियो को बोला जाता है करंट डेंसिटी और जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। फिर आपको यह भी पता है ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किए गए यदि इस वोल्टेज में यदि हम लेंथ से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो निकल कर आता है ना, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर आपने एक छोटी सी बात और भी पढ़ी है, एक होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। और यदि रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दें, क्या कर दें? रेसिप्रोकल, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो तीन चीज मैंने यहां पर बताई हैं, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन तीनों ही चीजों में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है बच्चों J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये रिलेशन है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है और सारे टॉपिक्स आपको याद रखने हैं इसी तरीके से। अब बात करते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। बड़े ध्यान से सुनना। मान के चलो हमारे पास में कोई एक बैटरी है। क्या है बच्चों? बैटरी है। यह है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और यह है नेगेटिव टर्मिनल। जब तक इस बैटरी को या किसी सेल को हम सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेल की अपनी ओपन सर्किट कंडीशन। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट कंडीशन। इसका मतलब यह है कि ना तो इस टाइम पर यह सेल चार्ज हो रहा है और ना हो रहा है डिस्चार्ज। तो जब एक सेल ओपन सर्किट कंडीशन में होता है, कौन सी कंडीशन में होता है? ओपन सर्किट कंडीशन में, तो उस टाइम पर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जितना भी पोटेंशियल होता है ना, उस पोटेंशियल को ही सेल का ईएमएफ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। उसके बाद अब मान लीजिए इस सेल के अक्रॉस मैंने यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप यहां पर कनेक्ट करोगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देने से होगा क्या? सेल में से करंट का फ्लो हो जाएगा। तो करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब है सेल डिस्चार्ज होने लगा। हो सकता है हम इस सेल की चार्जिंग कर रहे हो। तो जब एक सेल या तो चार्ज हो रहा हो या हो रहा हो डिस्चार्ज, तो उस टाइम पर इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जितना भी पोटेंशियल रह जाता है उसे बोलते हैं सेल का अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। और उसे बच्चों हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? जब सेल ओपन सर्किट कंडीशन में होगा तो पोटेंशियल जितना भी होता है उसे ईएमएफ कहते हैं। और जब ये सेल क्लोज्ड सर्किट कंडीशन से मतलब होता है बच्चों सेल की या तो होगी चार्जिंग या होगी क्या? डिस्चार्जिंग। उस टाइम पर ये जितना भी पोटेंशियल ऑफर करेगा उस पोटेंशियल को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान से सुनना है। फिर होता ऐसा है, आपको पता है सेल के अंदर फिल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर फिल किया जाता है ना, वो करंट के फ्लो को एक रेजिस्टेंस ऑफर कराता है। और उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल का जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा सेल के साथ नेगेटिव टर्मिनल जिधर होगा वहां पर बना करके दिखाया जाता है और वो हमेशा एक डॉटेड बॉक्स में सेल के साथ बंद किया जाता है। तो ये होता है सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको एक बात ये भी पता है, जब ये सारी कंडीशंस हैं, की को क्लोज करोगे तो यहां से करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर इस टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, इन सभी में एक रिलेशन, और वो रिलेशन क्या है वो बताऊंगा बाद में। उससे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको बतानी है। अब किसी भी सर्किट के अंदर बच्चों दो तरह के अपने रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है सेल का रेजिस्टेंस जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक होता है सेल का अपना ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। सर्किट के अंदर दो तरह के रेजिस्टेंस हैं, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। अब सर्किट का
जो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना, मान के चलो सर्किट में बहुत सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो पहले हम सर्किट के जितने भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सभी का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, और जो भी रिजल्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आता है वो इंटरनल के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करेंगे यहां से आगे की। अब इस ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के होते हैं। यदि मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम की बात करूं तो पहले लेता हूं डिस्चार्जिंग कंडीशन, मतलब उस टाइम पर सेल में से करंट बाहर जा रहा होगा। जब सेल में से करंट बाहर निकलेगा उसे बोलेंगे डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है बच्चों V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। V इक्वल्स टू ई माइनस कितना आई आर। और यदि कंडीशन उल्टी हो जाती, सेल की हो रही होती चार्जिंग, क्या हो रही होती चार्जिंग, तो चार्जिंग टाइम में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, और जो रिलेशन है ना वो ये रिलेशन बन जाता है V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। और यदि बात करें ओपन सर्किट कंडीशन में, तो ओपन सर्किट कंडीशन में सेल में से ना तो करंट बाहर निकलेगा और ना सेल की चार्जिंग होगी, तो करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो यहां पर या यहां पर कहीं भी आई को आप जीरो रख दो, तो ओपन सर्किट कंडीशन में V बराबर कितना होता है E। मतलब ये हो गया कि जब एक सेल ओपन सर्किट कंडीशन में होता है तो उस टाइम पर उसका टर्मिनल वोल्टेज और EMF दोनों बराबर होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। चलिए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका अपना नाम है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर होता ऐसा है बच्चों, आप सभी ने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग है वो दो तरीके से होती है, एक सीरीज ग्रुपिंग और दूसरी होती है पैरेलल ग्रुपिंग। अब किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। देखिए इधर, यदि किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए, बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में बताते हैं तो समझाने का तरीका कुछ और होता है, और हम अब इन सारे टॉपिक्स को इन शॉर्ट खत्म करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और यदि किसी को ये सारी टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहां से इनकी सभी की डिटेल्ड स्टडी कर लीजिए। देखिए इधर, यदि किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये जो ग्रुपिंग है ना इसे सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। कई सारे तरीकों से बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना है। मान लो यह है रेजिस्टेंस R1, यह है रेजिस्टेंस R2 और यह रेजिस्टेंस कौन सा बच्चों R3। अब जैसे ही यहां से लगी हुई की प्रेस की जाएगी तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्लो करेगा, और वो करंट पहले R1 में से निकलेगा, फिर R2 में से, फिर R3 में से, और फाइनली पॉइंट B पर पहुंचेगा। तो यहां पर मैंने देखा कि पहले मेरे पास में दो पॉइंट थे A और B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे लगाए गए हैं कि तीनों रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो कर रही है, करंट बिना स्प्लिट हुए फ्लो करते हुए गई है। तो जब रेजिस्टेंसेस के अंदर से करंट बिना स्प्लिट हुए फ्लो करेगी तो वो सभी रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है सभी रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट फ्लो कर रही है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट फ्लो करती है आई, वो सभी में से रहती है सेम। सभी में से कैसी रहती है बच्चों? सेम। दूसरा, मान लो जो बैटरी लगाई है इसका टोटल वोल्टेज V है, पोटेंशियल V है। अब इसका जो ये वोल्टेज है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इसका कुछ पार्ट मिलेगा रेजिस्टेंस R1 को, वो मैंने V1 माना। कुछ पार्ट मिलेगा रेजिस्टेंस R2 को, वो मैंने कितना माना? V2। और कुछ पार्ट मिलेगा रेजिस्टेंस R3 को, वो मैंने कितना माना? V3। तो यहां से आपको याद ये रखना है कि जब रेजिस्टेंसेस के अंदर से सेम करंट फ्लो होती है, या ये कह दो जिन दो पॉइंट्स के बीच में करंट बिना स्प्लिट हुए फ्लो होगी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे वो सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सुनने वाली बात है, देखिए इधर, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, और जो पोटेंशियल होता है वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होता है।
दूसरी बात ये, यदि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में और आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है सर्किट का RS सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो बेटा सभी रेजिस्टेंसेस को आपस में करते हैं ऐड, मतलब R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। इस फॉर्मूले को यूज करके सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया जाता है। अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यदि किसी सर्किट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा दिए जाएं कि सभी रेजिस्टेंसेस के जो सेम टाइप्स के टर्मिनल्स हैं वो एक तरफ, और जो अपोजिट हैं दूसरे तरह के टर्मिनल्स हैं वो किसे दूसरे पॉइंट्स पर कनेक्ट कर दिए जाएं, कुछ इस तरीके से। सुन लीजिएगा बेटा, सुन लीजिएगा। मैंने क्या काम किया, यहां पर 3 रेजिस्टेंस लिए, R1, R2 और R3। ये सभी के पॉजिटिव टर्मिनल थे और ये सभी के कैसे हैं, नेगेटिव। मैंने सारे पॉजिटिव एक पॉइंट पर और नेगेटिव दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस के सेम टाइप्स के टर्मिनल एक तरफ और दूसरी तरह के जो एंड हैं वो दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए जाएं, तो जो ग्रुपिंग बनती है उसे बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास बात होती है बच्चों, और वो खास बात क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए इधर मैंने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में लगा दी यहां पर एक बैटरी और साथ में कनेक्ट कर दी है बच्चों एक छोटी सी की। अब आप कहोगे कि छोटी सी की क्या होती है भाई, की तो की है, चाहे छोटी हो या कैसी हो, बड़ी, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी, लेकिन क्या कह रहे हो, ये तो शहर ही बड़ा सा है तो छोटी मोटी गलती दिखाई नहीं देगी, कोई बात नहीं, आगे देखिए। अब होगा ऐसा कि जब यहां पर ये लगाई गई की करेंगे प्रेस, सुन लेना, ये की करनी है मैं प्रेस। अरे यार बच्चों ध्यान से सुन लो, मैं वो हाथ वाली प्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कपड़ों पर करने के लिए बैठ जाओ कि सर ने बोला है प्रेस करो तो पहले कभी प्रेस करने में लग जाओ। यहां पर हमें करनी है की प्रेस। देखिए मतलब की क्लोज करनी है। देखो इधर, जब ये की क्लोज होगी तो पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्लो करेगी और वो करंट जाकर पहुंचेगी पॉइंट ए पर। जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचेगी तुरंत करंट स्प्लिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्प्लिट। और स्प्लिट होकर ये सारी तीनों पार्ट की करंट जाएगी और जाकर पॉइंट बी पर होगी ऐड। क्या होगी यहां पर, ये ऐड। तो सुन लीजिएगा एक बार फिर से, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का एक तरीका तो पहले ही पता चल गया। दूसरा तरीका क्या है, सर्किट के अंदर जिस पॉइंट पर भी करंट स्प्लिट होगी और वही सेम करंट जिस पॉइंट पर जाकर क्या होगी, ऐड। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं वो सारे रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहे जाते हैं। अब ये बात यहां पर आपने सर्किट में साफ साफ देख ली है कि जो करंट है वो ये जाकर के स्प्लिट हो गई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो होती है डिफरेंट और वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल जो होता है वो हर एक रजिस्टर को के लिए होता है सेम। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। और जो करंट है वो करंट हर एक में से डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो करंट की वैल्यू होती है डिफरेंट। और यदि जब सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं और आपको फाइंड करना हो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस होगा 1/R2। मतलब कहने का ये है इनवर्स में ऐड कर लो। इनवर्स में क्या कर लो, ऐड। तो इनवर्स में ऐड करने से सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। ये होती है बच्चों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब होता ऐसा है, अननोन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशंस हैं, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, वो सारी कंडीशंस आपको 1 बाय 1 समझनी है। बस सिर्फ ध्यान से इधर देखना है और चीजों को सुनना है। देखिए इधर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सबसे पहले लिए जाते हैं 4 रेजिस्टेंसेस। कितने रेजिस्टेंस लेते हैं बच्चों, 4 रेजिस्टेंसेस लिए जाते हैं। और इन 4 रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि ये 4 रेजिस्टेंस मिलजुल करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लें। अब जो क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म करते हैं ना, उस क्वाड्रिलेटरल को नाम दिया जाता है ए
बी सी डी, और जो रजिस्टेंस हम यहां पर कनेक्ट करते हैं उनका अपना नाम होता है पी क्यू आर, और ये होता है एस। अब सुनना इसकी क्या कंडीशंस हैं। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबसे पहले इसके अंदर लिए जाते हैं 4 रजिस्टेंस पी क्यू आर एस। ये चारों ऐसे कनेक्ट कर दिए गए कि इन्होंने मिलजुल करके यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया। अब जो क्वाड्रिलेटरल इन्होंने फॉर्म किया है, इसकी अपनी 2 डायगोनल होती हैं, तो हम इनमें से किसी एक डायगोनल के एक्रॉस कनेक्ट करते हैं बच्चों एक की और बैटरी, कनेक्ट करते हैं एक बैटरी और साथ में लगी होती है एक की, और फिर इसकी जो ये अपोजिट वाली डायगोनल होती है, तो अपोजिट वाली डायगोनल में कोई एक डिवाइस, या वैसे तो हम लेते हैं गैल्वेनोमीटर, क्या लेते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके छोड़ दिया जाता है। अब इसमें 2 कंडीशंस होती हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज जब इसके इस सर्किट के अंदर लगाई गई की को प्रेस करते हैं तो इसमें 2 कंडीशंस बनती है। एक बार कंडीशन ये होती है कि जो ये लगाया गया गैल्वेनोमीटर है ये सर्टेन रीडिंग देता है। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ रही होती है तो इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की अनबैलेंस्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? अनबैलेंस्ड कंडीशन। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस कंडीशन में जो ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है। रीडिंग कितनी हो जाती है बच्चों? 0। मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज की बोली जाती है बैलेंस्ड कंडीशन। और जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज अपनी बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस टाइम पर P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस के साथ में इक्वल होता है। ये होती है इसकी कंडीशन। लेकिन याद आपको ये रखना है, जिस डायगोनल में बैटरी लगी होती है वो डायगोनल ये वाली है बच्चों, ये वाली। फिर से सुन लेना, जिस टाइम पर की प्रेस कर दी जाएगी और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एग्जैक्टली 0 होगी, उस टाइम पर जिस डायगोनल में बैटरी लगी हुई है, यदि आप सर्किट को देखो तो उस डायगोनल के ऊपर भी 2 रजिस्टेंस हैं और नीचे भी कितने हैं? 2 रजिस्टेंस। तो ऊपर वाले जो 2 रजिस्टेंस होते हैं उनका रेशियो नीचे वाले दोनों रजिस्टेंसेस के रेशियो के हमेशा इक्वल होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। अब जो भी अननोन रजिस्टेंस होता है उसे इनमें से किसी एक जगह पर लगा लेते हैं, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 लाते हैं और इस रेशियो की हेल्प से उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब बात ये आती है, एक कंडीशन है इसकी छोटी सी और जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन बच्चों ये है कि जिस टाइम पर P, Q, R और S, ये जो 4 रजिस्टेंस लगाए हैं, इन सभी रजिस्टेंसेस की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल। उस टाइम पर जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये बेटा मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन में होता है? मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बच्चों, बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की, और इस बार जो नया टॉपिक है उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है बच्चों। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टॉपिक बताया था, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब होता ऐसा है, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो सर्किट्स होते हैं, उन सर्किट्स के अंदर लगाए गए रेजिस्टेंस में से किस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है या कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमने सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ी थी। लेकिन कुछ सर्किट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वहां पर ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है। तो उन कंडीशंस में जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं तो किसी भी सर्किट में, मतलब जो सर्किट है उसमें से किस रजिस्टर को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, किस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस चीज को फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट ने अपने 2 लॉ दिए थे। अब वो 2 लॉ क्या हैं, आइए देखते हैं। हम बात करेंगे पहले फर्स्ट लॉ की। अब किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके भी बच्चों अपने 3 नाम हैं। पहला है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह देते हैं, दूसरा किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कह देते हैं, और कभी कभी इसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है। तो सुनना है बड़े ध्यान से। देखिए इधर, किरचॉफ ने अपने लॉ में कहा था बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्किट है, या ये कह देता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। उस सर्किट के अंदर है कोई जंक्शन पॉइंट,
जंक्शन पॉइंट बोले तो बच्चों वो पॉइंट जहां पर बहुत सारे वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो जंक्शन पॉइंट होता है ना, वहां पर बहुत सारी वायर्स एक दूसरे से टच होती हैं। अब मैंने मान लिया कि यह है मेरे पास में एक जंक्शन पॉइंट, मैं इसको लिखता भी हूं यहां पर कि यह है जंक्शन पॉइंट। तो ये जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट की खास बात होती है कि कुछ करंट से यहां पर जंक्शन की तरफ आएंगी और कुछ करंट से जंक्शन से दूर जाती हैं। तो मैंने माना कि मेरे पास में एक करंट है जिसे मैंने नाम दिया I1, वो जंक्शन की तरफ आ रही है। एक करंट इधर से आ रही है जंक्शन की तरफ I2, एक इधर से आ रही है I3, और एक करंट यहां से जंक्शन से दूर जा रही है I4, एक यहां से जा रही है दूर की तरफ I5, एक करंट यहां से गई I6, एक करंट यहां से जंक्शन की तरफ आई है बच्चों I7, और एक यहां से जंक्शन से दूर जा रही है जिसे मैंने नाम दिया है I8। तो किरचॉफ्स ने अपने पहले लॉ में कहा था कि सर्किट के अंदर जो जंक्शन पॉइंट होता है, उस जंक्शन पॉइंट पर मीट करने वाली जितनी भी ये करंट्स होती हैं ना, जितनी भी करंट्स होती हैं, इन करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है, वो एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 के इक्वल होता है। कितना होता है? 0 के इक्वल। अब इसमें भी दो बातें हैं, कुछ करंट जंक्शन की तरफ आ रही हैं तो कुछ करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं। आने वाली करंट्स को बोला जाता है बच्चों इनकमिंग करंट्स, और जो करंट जा रही होती हैं उन जाने वाली करंट्स को बोला जाता है आउटगोइंग करंट्स। अब यहां पर जितनी भी इनकमिंग करंट्स हैं वो ली जाती हैं पॉजिटिव साइन के साथ, और जो आउटगोइंग करंट्स हैं वो लिखी जाती हैं नेगेटिव साइन के साथ। तो इस पर बेटा फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं जंक्शन पर। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इन सभी का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0। तो ये क्योंकि इनकमिंग करंट है तो इसे मैंने लिखा I1, और ये होगी पॉजिटिव में। फिर यहां से चलेंगे आगे की तरफ, तो ये है I6 आउटगोइंग करंट, तो माइनस की I6, ये भी आउटगोइंग है तो माइनस का I4, ये इनकमिंग है तो प्लस का I2, ये आउटगोइंग है तो प्लस का माइनस का होगा ये I8। अब ये भी आउटगोइंग है तो ये हो जाएगा माइनस का कितना बच्चों? I5। ये इनकमिंग है तो ये कितना होगा? प्लस का होगा I3, प्लस का होगा I3। बचा ये I7, ये I7 भी इनकमिंग करंट है तो ये भी पॉजिटिव होगी, तो मैंने लिखा पॉजिटिव का ये हो जाएगा I7, और इन सभी का एल्जेब्रिक सम कितना हो गया? 0। अब आप यहां पर एक काम कर लीजिए, जो करंट यहां पर नेगेटिव है उन्हें इक्वल्स टू के उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगी I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में होगा I7 इक्वल्स टू, ये करंट उधर जाकर के बन जाएगी प्लस का I6 प्लस का I4। बच्चों ध्यान से देखते रहिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकाना है। फिर ये जो I8 है ये उधर जाकर हो जाएगी प्लस की I8, और प्लस में हो जाएगी कितनी बच्चों? I5। अब जरा इन चीजों पर गौर दें तो आप ये देखोगे कि इस साइड में ये जितनी भी करंट्स हैं ना, ये सभी वो करंट हैं जो जंक्शन की तरफ आई हैं, मतलब ये सारी करंट्स हैं इनकमिंग, और यहां पर इनकमिंग करंट्स का हो रहा है सम। तो ये चीज है सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, सम ऑफ इनकमिंग करंट। और यदि इस चीज पर गौर दूं तो ये सारी वो करंट है जो जंक्शन से दूर जा रही हैं। अब जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स को बोलते हैं आउटगोइंग करंट, और यहां पर आउटगोइंग करंट्स का भी क्या हो रहा है? सम। तो ये हो जाएगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका सेकंड स्टेटमेंट ये भी बनता है बेटा कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट्स का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? बोलिए, सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। इसका मतलब ये हुआ जितनी करंट जंक्शन की तरफ आती है उतनी करंट जंक्शन से दूर भी जाती है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात ये भी बता दूं, जब करंट जंक्शन की तरफ आई, जितनी आई उतनी जंक्शन से दूर चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? जंक्शन पर करंट का कोई लॉस नहीं है। जब लॉस नहीं तो करंट क्या होता है? चार्ज के फ्लो का रेट। तो इसका मतलब हुआ जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही दूर जाएगा। तो बच्चों यहां से इस बात से यह भी पता चलता है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा,
जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लास्ट करेंगे इसी टॉपिक के साथ। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके लिए आप हमारी आने वाली वीडियोस को वॉच करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज पसंद आई हों तो हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।